नमस्कार दोस्तों, भाष्य आई की अकेडमी में आपका स्वागत है। तो देर न करते हुए तो शुरू करते हैं अपने नए युद्ध के बारे में। तो आज हमारा कौन सा नया युद्ध है? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो इसे शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें इसकी पृष्ठभूमि में आपको बता देती हूँ, ये किसके किसके बीच और कौन कौन थे इसमें, क्योंकि उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये बक्सर है कहाँ पे? ये पटना यानी कि बिहार की एक जिला है पटना, वहां पे बक्सर है एक जगह, वहां पे ये युद्ध हुआ था बक्सर। और ये किसके किसके बीच में होता है? मीर जाफर, वो मीर जाफर होता है अंग्रेजों की तरफ, और ये जो मीर कासिम के विरुद्ध ये बक्सर का युद्ध छेड़ा जाता है। और इसमें बहुत सारे लोग भी सम्मिलित होते हैं, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। मीर कासिम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कल मैंने आपको बताया था प्लासी का युद्ध खत्म होता है, उसमें मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया दिया जाता है। तो आप लोगों ने कल तो मेरी वीडियो सुनी होगी, अगर नहीं भी सुने हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप उसे नहीं जब तक सुनेंगे तब तक आपको ये आगे का नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि हर चीज एक रिलेट करते हुए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें जब प्लासी के युद्ध समाप्त के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, तो उससे अंग्रेजों की थोड़ा सा मनमुटाव होता रहता है, तो ये लोग मीर जाफर को गद्दी से हटा देते हैं, मीर कासिम को बिठा देते हैं। मीर कासिम होता है काफी बुद्धिमान, वो अंग्रेजों की बात सुनता नहीं है, वो अपनी रखता है, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि अंग्रेजों की प्रकृति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा अपनी रखता है। तो ये लोग फिर से अंग्रेजों ने एक चाल चलते हैं और मीर जाफर को दोबारा से गद्दी पर बिठा देते हैं। जब मीर जाफर दोबारा गद्दी पर बैठता है तो ये लोग मीर जाफर से, अंग्रेज यानी कि मीर जाफर से कुछ डिमांड करने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ अधिकार दो। तो कहते हैं मतलब अब देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, मैं दोबारा गद्दी बैठू, क्योंकि ये मीर जाफर थोड़ा लालची होता है। ठीक है, तो इससे थोड़े अधिकार लिए जाते हैं, इनसे अंग्रेज अधिकार ले लेते हैं, कहते हैं कि ऐसा करो मेरे पे नमक कर समाप्त करो। लेकिन कहते हैं मैं नमक कर जो होता है, टैक्स जो होता है नमक का, वो मैं पूरा नहीं समाप्त कर सकता, लेकिन हाँ आपसे मैं 2.5% लेने के अलावा सिर्फ 2.5% ही लूंगा, और बहुत सारी छूटें भी प्रदान कर रहे होते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी इनको क्या क्या छूटें दी जाती है। ठीक है, अब ये होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध यही मीर कासिम के विरुद्ध होता है, ये बक्सर का युद्ध। अब मीर कासिम भागता 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 जब पहुंचता है, मतलब ये जब किसी के लिए युद्ध छेड़ दिया जाता है तो वो बंद मतलब भाग जाएगा, तो भाग के हेल्प लेने जाता है। तो हेल्प लेने ये जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। जब सुजाउद्दौला के पास पहुंचता है तो वहां पे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले से उपस्थित होते हैं। तो ये उनसे कहता है मेरी मदद करिए, युद्ध होने वाला है और ऐसा ऐसी बात है, और मतलब तो वो लोग कहते हैं ठीक है, हाँ मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये तीनों लोग, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और ये मीर कासिम, ये सब लोग अपनी सेना लेकर पटना के पड़ोस में बक्सर की जगह पर अपने डेरा डाल देते हैं। उधर हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, हेक्टर मुनरो वो अपनी सेना लेकर आ जाता है और मतलब डेरा डाल देता है। वहीं पे शुरू हो जाता है बक्सर का युद्ध। फिर होती है कस की लड़ाई, एकदम घमासान, जैसे मैं, जाहिर सी बात है लड़ाई होती है, खून खराबे होते हैं। ठीक है, तो मीर कासिम थोड़ा भाग जाता है वहां से युद्ध भूमि छोड़कर। तो जब युद्ध भूमि छोड़कर मेन चला जाएगा, जो प्रधान होता है, तो युद्ध तो समाप्ति हो जाएगा। लेकिन इस युद्ध में जीत अंग्रेजों की होती है, क्योंकि इनके पास इस बार शक्तिशाली सेना होती है ना। ये किसी छल कपट का कारण कहा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध एक मतलब एक जो एक्चुअल में युद्ध होता है बिना छल कपट विश्वासघाती, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें इन्होंने अपनी पूरी नीति का पालन किया था, सारी युद्ध नीतियों का पालन करते हुए इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, और बाद में क्या है, ये सिजाउद्दौला अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये दोनों लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब आत्मसमर्पण हो जाता है तो अब बंगाल का नवाब बनाने की बात आती है, क्योंकि मीर जाफर जो होता है वो, उसकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध में नहीं होती है, जस्ट युद्ध के समाप्ति के कुछ कारणों के बाद ऐसे ही नॉर्मल उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब युद्ध समाप्त होता है तो उसकी मृत्यु होती है, तो बंगाल के नवाब को भी कुछ बनाना चाहिए, बंगाल का नवाब कोई बनेगा। तो वो बंगाल का नवाब मीर जाफर का पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बना दिया जाता है। अब नजमुद्दौला तो छोटा है, सोच समझ नहीं अभी सकता क्या सही है क्या गलत है। तो ये पूरी की पूरी बागडोर किसके हाथों में आ जाती है? अंग्रेजों के हाथ में। तो अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई, वो जैसा चाहेंगे वैसा घुमाएंगे, क्योंकि उन्हें तो शासन करना था भारत पे। तो वो शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं अब ऐसा करिए, युद्ध तो समाप्त है, विदाउट संधि तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते हम, संधि तो होगी। अब संधि में भी क्या बातें होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो संधियां होती है इसमें एक्चुअली की दो, इसमें होती है इलाहाबाद की दो संधियां, और उसमें प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। ये किसके किसके बीच में होती है? ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय
बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है। इसमें इनके हस्ताक्षर होते हैं। अब इसमें ये कुछ बातें आती हैं, जैसे कि क्या बातें आती मैं आपको बताऊंगी। जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हैं, ये एक फरमान में लिख देते हैं, उसमें जारी कर देते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को दे देते हैं, यानी कि कंपनी को दे देते हैं। और अवध के नवाब से, अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। अवध के नवाब सुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर किसको दे देते हैं? शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। ये करते हैं अंग्रेज काम, क्योंकि जब वही है तो वो जो समझ में आ रहा है बस घुमा रहे हैं, कठपुतली बना रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कठपुतली बना रहे हैं अपने आप सबको, अपनी। ये होता है, ये हो जाती है प्रथम संधि में बातें होती हैं। और इसमें जो मुगल सम्राट की मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय, उनकी 26 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन भी निर्धारित कर देते हैं कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। अब इस संधि में अंग्रेज अपना फिर थोड़ा फायदा सोचते हैं। अंग्रेज कहते हैं मुझे जागीरें दी जाए, तो उन्हें जागीरों में उत्तरी सरकार, इधर जो हमारा मैंने बताया था ना उड़ीसा का क्षेत्र, इधर की इनको जागीरें मिल जाती हैं। ठीक है, जागीरें मिल गई इनको, अंग्रेजों को, अंग्रेज खुश हो गए। तो इस प्रथम संधि के बारे में एक गुलाम हुसैन है, एक प्रसिद्ध इतिहासकार, इनकी एक किताब है सियारुल मुख्तहरिन, उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं उस किताब में, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। इस संधि की शर्तें तो तय करने में भी उतना समय नहीं लगा, इस संधि की शर्तों को तय करने में भी उतना समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। मतलब कितना अंग्रेजों ने अच्छे से जाल बिछा दिया कि उनको पहले से ही पता था कि मुझे क्या क्या करना है, मेरी जीत होगी तो उन्होंने पहले ही फ्लो चार्ट बना दिया कि मुझे क्या क्या करना है। तो मतलब वही तुरंत 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 फटाफट फटाफट साइन करा दी, 2 सेकंड भी नहीं लगे, पूरी पूरी संधि हो गई। तो वही इन्होंने कहा कि इससे ज्यादा तो मैं गधे को भी खरीदने जाऊं, लोग खरीदेंगे तो उसमें भी समय लगता है कि भाई ये मतलब कहीं टांग वांग तो नहीं मार देता है, क्योंकि गधे की तो आदत होती है कि पैर मारने की। तो कहते हैं अरे मार वार ना दे, उसे भी सोच समझ के लेते हैं, देखते देखते हैं कि कहीं कोई दाग तो नहीं है, देखो कहीं बीमार तो नहीं है पहले से ही। इसमें लेकिन नहीं हुआ, बस तुरंत प्रस्ताव रखा गया, पूरा हो गया, फिनिश, खत्म। और तुरंत ही शुरू हो जाती है, मतलब कुछ दिनों बाद, जैसे कि 12 अगस्त को वो हुई तो 16 अगस्त को सेकंड वाली संधि होती है, तो इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। ये संधि किसके बीच में होती है? सॉरी, ये संधि किसके बीच में होती है? ये होती है ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है। अब इसमें भी इन्होंने कुछ शर्तें रखी हुई होती हैं। इसमें ये लोग बहुत चालू वाला काम करते हैं। इसमें जो अवध का राज्य था उसमें कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, अभी पहले संधि में क्या कर दिया गया था, ये अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद को लेकर सम्राट को दे दिया गया था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। अब अंग्रेज कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ इन दोनों को क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब हम आपको वापस करते हैं। तो यानी कि इनको लगने लगे कि मुझ पे बहुत उदारता दिखाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाकी नवद के नवाब को सब कुछ वापस दे देते हैं। और क्या होता है, कंपनी को 5 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग अवध से ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कंपनी यानी कि वही अंग्रेज होते हैं। तो इसमें चुनार का दुर्ग जो है, जो कंपनी होती है इसमें, मतलब अंग्रेज क्या करते हैं, अवध के नवाब को 50 लाख रुपए दे देते हैं और चुनार का दुर्ग भी प्राप्त कर लेते हैं। ये हो जाता है। अब इनका एक और दूसरी जगह पे आ जाते हैं, वाराणसी और गाजीपुर का एक क्षेत्र होता है, इसका इन्हीं का अंग्रेजों की तरफ से एक राजा होता है, बलवंत सिंह जिसका नाम होता है, गाजीपुर और वाराणसी पर उसका अधिकार घोषित कर देते हैं। ठीक है, उसके अधीन ये लोग बनवा देते हैं, कहते हैं हाँ भाई लो। और एक चालूपन ये लोग बहुत करते हैं, कहते हैं अवध में हमारी सेना रखी जाएगी, यानी किसकी, अंग्रेजों की। तो कहते हैं क्यों, मतलब कहते क्या है, मन बस जो कह रहे हैं वो होगा ही होगा, हाँ हाँ में हाँ हो रहा है। अवध में एक सेना रखी जाती है, एक क्या मतलब अंग्रेजों की सेना रखी जाती है, वो भी चालूपन से कहते हैं कि अब मेरी सेना वहां रहेगी और मैं आपके खर्चे पर, अवध के खर्चे पर होगी वो की। यानी कि ये देखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब चोर चोर मऊ से होते भाई, कौन कौन सी कहावत यहाँ पे लगाई जाए समझ में नहीं आता है कि मतलब सेना भी अपनी रख दी, पैसे भी उनके ले लिए और उन्हीं की निगरानी करेंगे अंग्रेजों के सैनिक। वाह, ऐसे ऐसे तो शर्तें करी गई, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो हो ही गया।
लेकिन इस युद्ध से ये बात तो साबित हो जाती है, इस युद्ध से ये बात तो साबित हो जाती है कि ये युद्ध कोई छल कपट का युद्ध नहीं था, ये एक वास्तविक संप्रभुता स्थापित कर दी इसने ब्रिटिशों की। ठीक है, और ऐसे ही हम बहुत सालों तक फिर इनका शासन चलता रहा, ये तो आप लोग आगे पढ़ेंगे ही धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री में। अब इसी के साथ हमारा समाप्त होता है बक्सर का युद्ध, हमारा क्या इतिहास का बक्सर का युद्ध समाप्त होता है। तो अब मिलते हैं हम आपको नए युद्ध के बारे में, नए युद्ध में हमारा होगा मैसूर का युद्ध। तो आगे हमारी वीडियो आप सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करिए इसे, और आपको शायद कुछ मदद मिले। धन्यवाद।